अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम वसीम अरशद है और मैं पिछले 12 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। पिछले 12 सालों में बायोलॉजी पढ़ाते हुए मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आया वो ये था कि सर बायोलॉजी के अंदर अच्छे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि बायोलॉजी जैसे एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर फुल बाय फुल मार्क्स लिए जा सके। तो आज हम यही देखेंगे कि हम बायोलॉजी जैसे एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर फुल बाय फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ना सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर बल्कि हर साइंस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के अंदर भी हम फुल बाय फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो फुल बाय फुल मार्क्स लेने के लिए हमें अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक होटल के अंदर जाएं खाना खाने के लिए और वहां पर आपको खाना गंदी डिशेस के अंदर पेश किया जाए तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। वही खाना जब आपको अच्छे तरीके से अच्छे डिशेस के अंदर पेश किया जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरह से जब स्टूडेंट्स एक कंटेंट अच्छे तरीके से याद करने के बावजूद उसको पेपर पर अच्छे तरीके से नहीं उतारते तो उसकी वैल्यू और वर्थ जो है वो कम हो जाती है। वही कंटेंट जब उसको पेपर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उतारा जाता है तो वो चेकर मजबूर हो जाता है कि वो आपके नंबर नहीं काटे और आपको पूरे नंबर दे। अब उस पेपर को प्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ स्टेशनरी की जरूरत है। वो जो स्टेशनरी जिसको हम पेपर को अटेंड करते वक्त हमें चाहिए हमारे पास हो, वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करना है और किस किस जगह पर क्या क्या स्टेशनरी इस्तेमाल होगी, उन सब चीजों के बारे में हम आज देखेंगे। हम बात करते हैं अपनी स्टेशनरी के बारे में कि कौन कौन सी स्टेशनरी हमें रिक्वायर्ड है अपने पेपर को प्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कर्स की। तो हमें टोटल 4 मार्कर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। वो कौन कौन से मार्कर्स हैं? उसमें सबसे पहले एक आता है 605 डबल कट मार्कर। ये 605 डबल कट मार्कर हमें मार्केट से नहीं मिलता। मार्केट के अंदर 605 सिंगल कट मार्कर है, तो फिर इसको डबल कट कैसे लगाया जाए? इसको डबल कट लगाने के लिए हमारे पास मार्कर की टिप है। हमने क्या करना है, इस मार्कर की टिप को सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ हटते हुए कट लगाना है और इसको किसी शार्प चीज के साथ काटना है। ऐसा नहीं करना कि जैसे कुछ बच्चे जो है वो इसको अपने मार्कर की कैप के साथ कट लगाने की कोशिश करते हैं। इससे कट की जो सिमेट्री है वो खराब होती है और डबल लाइनिंग जब हमने लगानी है, मार्जिन लाइंस लगानी है, तो लाइंस खराब हो जाती हैं, जो कि एक बैड प्रेजेंटेशन है। इसके बाद हमें दूसरा जो मार्कर चाहिए वो 605 मार्कर है, एक 604 मार्कर चाहिए, एक राउंड टिप मार्कर चाहिए। इसके बाद हम स्केल्स की अगर बात करें तो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसके पास दोनों जो स्केल्स है वो अवेलेबल होते हैं, फुल स्केल भी और हाफ स्केल भी। अगर हाफ स्केल ना भी हो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन फुल स्केल का एक अच्छे स्टूडेंट के पास होना जरूरी है। इसके बाद एक अच्छे स्टूडेंट के पास 2 फाउंटेन पेन एट अ टाइम होना जरूरी है, ताकि अगर कोई पेन में प्रॉब्लम आ जाए तो उसके पास दूसरा पेन अवेलेबल हो। इसके अलावा पेन को थ्रू आउट द सेशन एक ही पेन को इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार पेन को चेंज नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी जो ग्रिप आपके पेन के ऊपर है वो मजबूत हो और आपको उसको लिखते वक्त, उसको इस्तेमाल करते वक्त किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हम देखते हैं कि इनको हमने इस्तेमाल कहां कहां पर करना है। जैसा कि ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि 605 जो मार्कर है उसको कहां कहां पर हमने इस्तेमाल करना है। तो 605 मार्कर मार्जिन लाइंस लगाने के लिए इस्तेमाल होगा, अंडरलाइनिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, सेपरेटर लाइनिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा और एंडिंग लाइनिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से 605 मार्कर जो है वो मेन हेडिंग्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होगा, 604 मार्कर जो है वो सब हेडिंग्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होगा और राउंड टिप मार्कर जो है वो कीवर्ड्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जो स्केल है, फुल स्केल जो है वो यूज होगा मार्जिन लाइंस को लगाने के लिए। मार्जिन लाइंस हमने बगैर फुल स्केल के हमने नहीं लगानी, हाफ स्केल के साथ मार्जिन लाइन लगाते हुए हम अपनी लाइंस को खराब कर लेंगे। और जो हाफ स्केल है वो हम बाकी अंडरलाइनिंग, सेपरेटर लाइनिंग और एंडिंग लाइनिंग को लगाने के लिए हम यूज करेंगे।
अब हम बात करते हैं अपने पेपर शीट की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम अपने पेपर शीट की तरफ चलते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि यहां से यहां तक ये हमारी एक पेपर शीट है। ये हमारी आंसर शीट जहां से स्टार्ट हो रही है, तो आंसर शीट के ऊपर जो सबसे पहले जो हमने चीजें लिखनी है वो कौन सी चीजें हैं, उसमें हम लोगों ने सबसे ऊपर जो पहले लिखना है वो है सब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर बच्चों का सवाल होगा कि इसमें हमने अपना नंबर, रोल नंबर, नेम, ये चीजें कहां पर लिखनी है। तो बेटा बोर्ड के अंदर जो हमें पेपर मिलता है उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लेस दी गई होती है जहां पर हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना होता है, जो कि आपके पेपर बंडल की फर्स्ट शीट होती है। सेकंड शीट से जब आपने अपने आंसर शीट को स्टार्ट करना है, अपने आंसर को लिखना शुरू करना है, उस शीट में सबसे ऊपर आप लिखेंगे सब्जेक्टिव टाइप। शॉर्ट आंसर्स लिखा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये बेटा एक आंसर शीट है, ये क्वेश्चन शीट नहीं है। तो यहां पर ना कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी और ना ही क्वेश्चन जैसा कोई वर्ड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर यहां पर लिखा गया गलती से तो हो सकता है कि आपका सारे का सारा पेपर कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव का होता है, एमसीक्यूज का होता है। शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन स्टार्ट ही क्वेश्चन नंबर 2 से होता है, तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखेंगे। अब यहां पर यह चीज भी एहतियात करने वाली है कि क्वेश्चन नंबर 2 को पहले और शॉर्ट आंसर को बाद में भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को पहले और शॉर्ट आंसर्स को बाद में लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगेन से आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए आप शॉर्ट आंसर्स को पहले और क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में लिखेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने सब्जेक्टिव टाइप लिखा है, शॉर्ट आंसर्स लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने कैपिटल लेटर्स के अंदर और सेंटर के अंदर लिखे हुए हैं। ये पेज के सेंटर के अंदर लिखे जाने वाले वर्ड जो होते हैं ये कहलाते हैं मेन हेडिंग्स। इन सबको आप लिखेंगे 605 मार्कर के साथ, दीज ऑल आर दी मेन हेडिंग्स, और इन सब मेन हेडिंग्स को लिखा जाएगा 605 मार्कर के साथ। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आपको टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब आप देखते हैं कि आपको उस क्वेश्चन पेपर में पहले 2 क्वेश्चंस नहीं आते, आप तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो आप ये एहतियात करेंगे कि आप आंसर शीट के ऊपर अपने क्वेश्चन पेपर वाला नंबर लिखें, ना कि यहाँ पर आप अपनी आंसर के अकॉर्डिंग नंबर लिखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं मैंने किसी भी लाइन को छोड़े बगैर मार्जिन लाइन के साथ इसको लिखा है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी कोई भी लाइन वेस्ट नहीं करनी और अपने पेपर को महफूज करना है, ताकि आपका आंसर, आपका पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो सके। आपको ये दिक्कत ना से फेस करनी पड़े कि बाद में आपका पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और शीट्स खत्म हो गई। तो यहाँ पर आपने मार्जिन लाइन के साथ अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद उस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं लिखना। उसमें से आपने एक कोई ऐसा वर्ड या एक ऐसा फ्रेज निकालना है जो कि आपके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करे, और उसको बोलते हैं मेन हेडिंग। तो अब आपको क्वेश्चन मिला था डिफाइन पॉपुलेशन, तो यहाँ पर डिफाइन पॉपुलेशन लिखने की बजाय आप यहाँ पर लिखेंगे पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को भी देख सकते हैं आपके मैंने सेंटर में और कैपिटल लेटर्स में लिखा है, बिकॉज दिस इज आल्सो अ मेन हेडिंग, और इसको भी लिखा जाएगा 605 मार्कर के साथ। 605 मार्कर के साथ आपने मेन हेडिंग लिख दी। अब आप देख सकते हैं जितनी मेन हेडिंग्स हैं इन सब हेडिंग्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इन सब हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है विद 605 डबल कट मार्कर। अब आपने मेन हेडिंग लिखने के बाद मूव करना है अपने आंसर की तरफ। तो आंसर बेटा स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर उसकी सब हेडिंग लिखेंगे, और सब हेडिंग जो है वो आपके आंसर की रिप्रेजेंटेटिव होगी, जो ये बताएगी कि आपको अपने आंसर के ऊपर ग्रिप है। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया हुआ है
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डिफाइन पॉपुलेशन करने के लिए कहा गया था। तो अगर यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट हो, जैसे आपसे हाइपोथेसिस के बारे में पूछ लिया जाए, हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन पूछ ली जाए, तो यहाँ पर आप हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस और फॉर्मुलेशन सब हेडिंग में लिखेंगे। अब आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया। ये जो डेफिनेशन है ये है सब हेडिंग, और इस सब हेडिंग को आप लिखेंगे 604 मार्कर के साथ। सब हेडिंग आप लिखेंगे 604 मार्कर के साथ। अब आपने अपनी हेडिंग को स्टार्ट करना है हमेशा इन्वर्टेड कोमास के साथ। इन्वर्टेड कोमास के साथ अपनी डेफिनेशन जो है वो पेज के सेंटर के अंदर और इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी जाएगी। अब आप उस हेडिंग को लिखने के बाद अपनी डेफिनेशन लिखने लगे हैं, तो इन्वर्टेड कोमास लगा के आपने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस एट सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब ये पूरी डेफिनेशन जो है ये टोटल 4 वर्ड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। पूरे जो 4 वर्ड्स हैं पूरी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 4 वर्ड्स हैं ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज, सेम प्लेस, सेम टाइम। तो इन 4 वर्ड्स को हम यहाँ पर कीवर्ड्स बनाएंगे। These 4 words are the keywords, और इन कीवर्ड्स को लिखा जाएगा राउंड टिप मार्कर के साथ। राउंड टिप मार्कर के साथ आप इन कीवर्ड्स को लिखकर इस आंसर को कंप्लीट करते हुए इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक सवाल जो बच्चे हमेशा करते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, तो बेटा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको कोई डेफिनेशन वाला सवाल आ जाए तो आपके ऊपर लाजिम है कि आपने उस डेफिनेशन के साथ एक एडिशनल पॉइंट लाजमी लिखना है। वो एडिशनल पॉइंट कोई एग्जांपल हो सकती है, कोई डायग्राम हो सकती है, कोई टाइप्स हो सकती हैं, कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई भी एक एडिशनल पॉइंट लाजमी लिखना है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन की डेफिनेशन के साथ हमारे पास एडिशनल पॉइंट जो है वो एग्जांपल है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं, ये भी हमने मार्जिन लाइन के साथ लिखा हुआ है। ये एग्जांपल भी जो है सब हेडिंग है और इसको भी 604 मार्कर के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद आपने पॉपुलेशन की एग्जांपल लिख दी। ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान इन 2010 वाज 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका एक आंसर कंप्लीट हो, आपने उस आंसर को कंप्लीट करने के बाद एक सेपरेटर लाइन लगानी है। ये सेपरेटर लाइन भी लगाई जाएगी 605 डबल कट मार्कर के साथ। अब हम बात करते हैं कि हमें पेपर के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए एक क्वेश्चन आ गया। अब हम उसकी मेन हेडिंग क्या बनाएंगे? तो बेटा जो क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने वाले होंगे उनकी जो मेन हेडिंग होगी वो हमेशा होगी डिफरेंशिएशन। ये जो वर्ड है यहाँ पर टी आई है, सी आई नहीं है। ये सी आई सीएशन की आवाज देता है, जो कि कोई भी वर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पर मेन हेडिंग लिखेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपको सवाल आया था डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो आप उसमें मेन हेडिंग डिफरेंशिएशन बनाने के बाद आप नीचे एक साइड पे लिखेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी तरफ लिखेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप पेज के सेंटर के अंदर लिखेंगे उसकी डेफिनेशन की सब हेडिंग। डेफिनेशन की सब हेडिंग लिखने के बाद आप उसको दरमियान में लाइन लगाने के बाद उसको लाइन की दोनों साइड्स पर डिफाइन करेंगे। अब आपने यहाँ पर लिख दिया क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर वेरिएबल एंड इमेजरेबल एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसी तरह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को आपने लिखा quantitative observations are invariable, are measurable and can be recorded in terms of numbers। तो हमेशा याद रखना है कि जब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो उसमें आपने सिंपल डेफिनेशंस नहीं लिखनी, उसमें आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं जो दो चीजों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव में इनवेरिएबल है। यहाँ पे इमेजरेबल है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव मेजरेबल है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड है, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिकॉर्डेड है। अब ये जो वर्ड्स हैं दीज आर द कीवर्ड्स। जैसा कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा कि कीवर्ड्स को हम हमेशा
राउंड टिप मार्कर के साथ लिखते हैं। तो इन वर्ड्स को हमने राउंड टिप मार्कर के साथ कीवर्ड्स बनाना है। उसके बाद जब हमारी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, तो डेफिनेशन खत्म होने के बाद बिल्कुल इसी तरह से जैसे सब हेडिंग डेफिनेशन पेपर के सेंटर में लिखी थी, इसी तरह से हम एग्जांपल भी सब हेडिंग जो है वो पेपर के सेंटर के अंदर लिखेंगे इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में से 5वां सवाल था और टोटल हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जब हम अपने पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम सेपरेटर लाएंगे। सेपरेटर लाइन जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी, जबकि जब हम 5वां शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 5वें शॉर्ट क्वेश्चन के एंड के ऊपर हम सेपरेटर लाइन नहीं लगाएंगे, हम एक एंडिंग लाइन लगाएंगे जो कि पेज के एंड पर कंप्लीट पेज के ऊपर आएगी, जिसको बोला जाता है एंडिंग लाइन, जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने वाले हैं।